मेरा नाम प्रिया है। सुबह से ही मैंने पापा को यह समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे दीदी के घर नहीं जाना है, मगर पापा को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। वह सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे थे, बहन का ससुराल है, घर के सब लोगों को जाना चाहिए। वे लोग कब बातें बनाना शुरू कर दें, किसी को कुछ पता नहीं। तुम्हारी बहन ने बहुत प्यार से सबकी दावत रखी है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन जो बात मैंने उनके घर में महसूस की थी, वहां जाना मेरे लिए सही नहीं था। मैंने काफी देर तक बैठकर पापा को यह बात समझाने की कोशिश की थी, मगर हर बार उनकी एक ही बात होती, बेटी का ससुराल है, अगर कोई एक भी नहीं गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। यही वजह थी कि मैं मजबूरन तैयार होने पर राजी हुई थी। मैंने अपने लिए एक सफ़ेद रंग की फ्रॉक निकाली थी, जिसे पहनकर मैं वाकई खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद जोड़ा हमेशा ही मुझ पर अच्छा लगता आया है। आंखों में काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए मैं वाकई कोई अप्सरा लग रही थी। मम्मी मुझे बुलाने आईं तो मुझे देखते ही रह गईं। अचानक उन्होंने अपनी आंख से काजल निकालकर मेरे कान के पीछे लगाया और मुझे देखते हुए बोलीं, मेरी लाडो, बड़ी प्यारी लग रही है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए, खुद का बहुत ख्याल रखना। वे मेरी बलाएं उतारते हुए बोलीं तो मैं मुस्करा दी और उनके साथ बाहर की ओर बढ़ गई। पापा ने भी मुझे देखकर बहुत प्यार किया और कहा, मेरी लाडो बहुत अच्छी लग रही है। मेरे होठों पर अब मुस्कान फैल गई थी। मेरा मूड, जो जाने से पहले खराब हो चुका था, अब काफी बेहतर लग रहा था। चेहरे पर मुस्कान भी आ गई थी और मैं अब खुश भी थी। गाड़ी एक रफ्तार से चलती जा रही थी, मगर अचानक ही मेरे दिल की धड़कनें मामूली रफ्तार से थोड़ी तेज हो गईं। मुझे लगातार वही बात याद आ रही थी। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, मुझमें नज़ाकत भी थी, अदाएं भी थीं, लेकिन फिर भी मैं इन सब बातों से हमेशा दूर भागती आई थी। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम दीदी के घर पहुंच गए थे। दीदी के ससुराल वालों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया था। दीदी अपने कमरे में मेकअप कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी सास ही मम्मी के पास बैठकर बातें करने लगीं और मैं अपना मोबाइल निकालकर इस्तेमाल करने लगी। अगर किसी को नज़रअंदाज करना हो तो सबसे अच्छा तरीका मोबाइल होता है। अभी मैं यही करने में व्यस्त थी कि अचानक मुझे बाहर से जीजू की आवाज़ आई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने तुरंत खुद को तसल्ली दी, अगर आज हिम्मत नहीं की तो हमेशा की तरह परेशान होकर जाओगी। कुछ ही पल बीते थे कि जीजू घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। उनके हाथ में सामान था, जिसे वे सीधा किचन में रखकर हमारे पास आ गए। पापा को गले लगाते हुए उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर मुझे देखा। उनका इरादा मुझसे भी गले मिलने का था, मगर मैंने फौरन हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने हाथ मिलाया, मगर अचानक ही मुझे अपने गले से लगाते हुए बोले, अरे साली साहिबा, क्या हो गया, नाराज़ हैं क्या हमसे? वे मुस्कुराते हुए मुझे अपने अंदर भींचने लगे, जब मैंने तुरंत उनके और अपने बीच हाथ रखकर फासला बनाया और उन्हें देखते हुए बोली, नहीं, हम क्यों नाराज़ होंगे? ये कहते ही मैं तुरंत बैठ गई, जबकि उनके चेहरे की रंगत एक पल के लिए बदल गई, मगर फिर उन्होंने खुद को सामान्य बना लिया और मम्मी से मिलने लगे। इसी दौरान दीदी भी नीचे आ गई थी। हम सब उनसे बहुत खुशी से मिले। दीदी मेरे बगल में बैठकर इधर-उधर की बातें करने लगी और मुझसे पूछने लगी, तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई? तुम तो 2 घंटे पहले आने वाले थे। यह सुनकर मैं चुप हो गई। 2 घंटे तक पापा और मम्मी ने मुझे मनाया था कि मैं भी चलूं, वरना बुरा लगेगा। अब मैं दीदी को क्या बताती? मैंने सिर्फ यह बहाना बना दिया, मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई थी। खैर, कोई बात नहीं, अब तो आ गए हो तो थोड़ा देर से जाओगे, दीदी बोलीं। मेरी बात सुनकर वे तुरंत खफा होकर बोलीं, कोई देर नहीं जाएगी, तुम आज मेरे पास रुकोगी, बस, मैंने कह दिया। मैं उन्हें देखते हुए तुरंत बोली, बिल्कुल भी यह सोचने की हिम्मत मत करना, क्योंकि सुबह मेरा ऑफिस है और कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं ऑफिस किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकती। मैं बोल ही रही थी कि अचानक जीजू पापा के पास से उठकर हमारे पास आ गए और मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, क्या तुम हम दोनों मियाँ बीवी के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकती? कितने प्यार से तुम्हारी बहन कह रही है कि तुम हमारे घर रुक जाओ और तुम इस तरह बहाने बना रही हो। मुझे बेहद अफसोस हुआ।
मैं जानती थी उनका मकसद क्या है। मैंने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और सिर झुकाकर बोली, जीजू, मैं रुक जाती, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। बल्कि मुझे तो अपनी बहन के पास रुकने में और अच्छा लगता, लेकिन कल ऑफिस जाना है। मेरी नौकरी ज्यादा जरूरी है। अगर नौकरी चली गई तो बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगे, बेचारी आवाज में बोली। तो पापा भी हमारी तरफ ध्यान देने लगे थे। दीदी की सास भी अब मुझे फोर्स करने लगी थी कि हाँ बेटा, आज तुम रुक ही जाओ, कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी से कुछ नहीं होता। तुम कह देना कि बहुत जरूरी काम है इसीलिए नहीं आ सकती, कौन सा तुम्हें जान से मार देंगे। अब सभी मुझे फोर्स करने लगे तो मैंने परेशान निगाहों से मम्मी को देखा था। मम्मी को अच्छी तरह मालूम था कि मुझे जीजू नहीं पसंद। बातों ही बातों में कई बार मैं उनसे इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि मुझे आपका यह दामाद बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने क्या देखकर दीदी की शादी इनसे की है। तो मम्मी हमेशा मुझे यह कहती थी कि देखो, रिश्ता ऊपर वाला जोड़ता है, हम तो सिर्फ सहारा हैं। तुम्हारी बहन ने उसे पसंद किया था, अब मैं तुम लोगों की पसंद को टाल तो नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी मैंने नहीं, तुम लोगों ने गुजारनी है। और मैं हमेशा मम्मी की यह बात सुनकर खामोश हो जाती थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं दीदी से यह पूछूं, लेकिन फिर मैं यह सोचकर चुप ही रहती थी कि वह दीदी का पति है। अगर उसे बुरा लग गया तो हम दोनों बहनों के बीच दरार पैदा हो जाएगी। इसीलिए अपनी जबान बंद रखना ज्यादा बेहतर है। मैंने दीदी की तरफ परेशान निगाहों से देखा तो वह भी छोटा सा मुंह बनाकर मुझे ही रुकने पर मजबूर कर रही थी। उसका चेहरा और उसकी सांस का बोलना मुझे मजबूर कर गया था और मैंने रुकने के लिए हाँ बोल दी थी। अभी मैं खुशी से दीदी को गले लगाती, इससे पहले ही जीजू ने मुझे गले लगा लिया था और खुशी का इजहार करते हुए बोले थे, यह हुई न बात साली साहिबा, आज आप देखें मैं आपके लिए करता क्या हूँ। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा था और फौरन ही थोड़ा फासला बना करके उनसे बैठ गई थी। माहौल बहुत अच्छा था। पापा और जीजू आपस में लग गए थे। मम्मी और दीदी की सास आपस में बातें कर रही थीं और मैं और दीदी बाकी की जो हमारी बातें थीं वो करने में बिजी हो चुके थे। थोड़ी देर बाद ही खाने का इंतजाम हो गया था और सब खाना खाने में लग गए थे। खाना वगैरह खाने के बाद मम्मी पापा घर के लिए निकलने लगे तो मम्मी ने मुझे घूर कर देखा था कि मेरा अब इरादा क्या है। मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी अपने घर भाग जाती, लेकिन अपनी बहन की वजह से बेहद मजबूर हो गई थी। मैंने धीरे से सर को हिला दिया था, जिसका मतलब था कि मैं ठीक हूं, आप लोग चले जाएं। मम्मी पापा के जाते ही जीजू मुझे देखते हुए बोले थे, अब आप बताएं, आइसक्रीम खाएंगी या फिर पान? जो आप बोलेंगी मैं आपके लिए अच्छी जगह से लाऊंगा। आखिरकार पहली बार आप हमारे घर रुकी हैं। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उनसे यह कह दूं कि आप अपना वजूद मेरे करीब से दूर कर लें, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी। वह हमारे घर के दामाद थे और उनकी इज्जत करना हम सब पर कर्तव्य था। मैंने सर को ना में हिला दिया था और उनको देखते हुए बोली थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस दीदी से बातें करना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर दिल किया तो हम चाय पी लेंगे। मेरी बात सुनकर वह हंसे थे और मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारी दीदी ने शादी की पहली रात ही मुझे इस बात से आगाह कर दिया था कि उसकी बहन को आइसक्रीम और पान दोनों पसंद हैं। इसीलिए मैं तुम्हें चेक कर रहा था, मगर तुमने तो अपनी दीदी की बात को ही रद्द कर दिया। मैंने हैरान होकर दीदी की तरफ देखा था कि क्या वह बेवकूफ़ है जो शादी की पहली रात मेरा जिक्र कर रही थी। मगर फिर मैंने चुप रहने में ही भलाई जानी थी, जबकि हम सब के लाख मना करने के बावजूद जीजू मेरे लिए आइसक्रीम और पान लेने चले गए थे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि मैं जानती थी उनका इरादा क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी बहन बहुत मासूम थी, वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि वह अपने घर में खुश रहे और मैं उससे फासले पर रहूं, क्योंकि उसके शौहर की गंदी निगाहें मुझे अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस होती थीं। ऊपर वाले ने औरत के दिमाग में यह बहुत अच्छा साइन फिट किया है कि जब कोई मर्द आपको गलत निगाह से देखे तो आपको फौरन इस बात की जानकारी हो जाती है, और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। शादी के पहले दिन से ही मुझे महसूस होना शुरू हो गया था कि मेरे जीजू की नज़रें मुझ पर ठीक नहीं हैं। यही बात मैंने कई बार मम्मी से भी की थी, तो वह मुझे यह बोलकर टाल देती कि वह थोड़ा मिलनसार बच्चा है, इसीलिए तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वरना ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो इतनी बड़ी बात को महज अपना वहम समझती। मैं बड़ी हो चुकी थी,
23 साल की थी। अच्छा बुरा मुझे अब समझ आने लगा था। नौकरी करने वाली लड़की थी, भला बाहर के लोगों की नज़रें कैसे न समझती। आज भी मैं उसके घर रुकना नहीं चाहती थी, मगर मुझे बेहद मजबूर कर दिया गया था। मैं और दीदी लाउंज में ही बैठे अभी बातचीत कर रहे थे जब उनके पति आइसक्रीम और पान लेकर हाजिर हो गए थे। दीदी तो फौरन ही खिल उठी थी और जल्दी से किचन से प्लेट और चम्मच वगैरह लेने चली गई थी, और मैं सीधी होकर सिर झुकाए बैठ गई थी जब अचानक जीजू ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, और साली साहिबा, आगे क्या करने का इरादा है? शादी वगैरह करेंगी या फिर सिर्फ नौकरी करके ही अपना गुजारा करना है? जो मज़ा शादी के बाद है वह नौकरी में कहाँ? वह अपनी बीवी को देखते हुए कहकहा मारकर बोले थे। शर्म से मैं पानी पानी हो रही थी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो उनकी ऐसी बातों को समझ नहीं पाती। मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही थीं, इसीलिए मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। दीदी जीजू की बात सुनकर फौरन बोली थी, अरे क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रहे हैं? चुप हो जाएं, बच्ची है वह, अभी उसकी शादी नहीं हुई, उसके सामने इस तरह की बातें न करें। जबकि जीजू एक बार फिर हंसे थे और दीदी को देखते हुए बोले थे, तुम्हारी सोच है, इस उम्र में तो लड़कियों को सब पता होता है, और जहां तक मुझे लगता है हमारी प्रिया इतनी खूबसूरत है, इसके तो 2-3 बॉयफ्रेंड होंगे, है ना प्रिया? उनकी बात सुनकर मेरे गाल सुर्खनार हो गए थे। मैं उनको देखते हुए बोली थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश ऐसे नहीं की, न मेरी बड़ी बहन ने कभी ऐसा कुछ किया और न मैं कभी ऐसा कुछ करूंगी। ये मेरा खुद से वादा है। मेरी बात सुनकर जीजू लम्हे भर के लिए खामोश हुए थे। अपनी बीवी को एक नज़र देखा था और फिर अचानक बोले थे, क्यों? तुम्हारी दीदी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि हमारी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है? तुम्हारी दीदी ने तो यह सब किया था। जबकि उनकी बात सुनकर दीदी का चेहरा शर्म से झुक गया था। मैंने हैरान होकर दीदी की तरफ देखा था, क्योंकि मुझे जीजू की बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपकी बात का? मतलब समझ नहीं पा रही। क्या किया है मेरी दीदी ने? पहले तो वह जोर जोर से हंसने लगे थे और फिर जो बात उन्होंने बताई वह सुनकर मुझ पर सन्नाटा छा गया था। मैंने हैरत से अपनी दीदी की तरफ देखा था कि क्या यही शख्स उसे मोहब्बत करने के लिए मिला था? इसके अलावा और कोई दुनिया में नहीं था जो उसने ऐसे आदमी को पसंद कर लिया, जिसके पास न दिमाग है, न तमीज़, न बात करने का ढंग। जीजू का कहना था कि तुम्हारी दीदी और मैं यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को पहले ही पसंद कर चुके थे और एक दूसरे हमारी मोहब्बत भी उरूज पर जा चुकी थी। लेकिन तुम्हारी दीदी ने बता दिया था कि उनके खानदान में लव मैरिज नहीं होती, इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है। और फिर हम दोनों ने ही पूरा चक्कर चलाकर एक रिश्ते वाली को तुम्हारे घर भेजा था और उसने ही तमाम बातें हल करवाए थे। तुम्हारी दीदी ने भी उसे पैसे दिए थे और मैंने भी। इस तरह हमारी मोहब्बत पूरी हुई, वरना आज मैं किसी और को अपनी बाहों में सुला रहा होता और तुम्हारी दीदी किसी और की बाहों में होती। वह निडर अंदाज में बोले थे, जबकि मुझे एकदम शर्म आ गई थी। मुझसे उन्होंने इतनी घिनौनी बात की, इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई मर्द अपनी पत्नी के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। दीदी ने एक नज़र जीजू को देखा था और फिर बहाने से उन्हें कमरे में ले गई थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र किया था कि अब यह आदमी बाहर नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ था। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई तो अब जीजू बाहर नहीं आए थे। यकीनन दीदी ने उन्हें समझा दिया था कि फजूल बातें न की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दीदी मेरे पास ही आकर बैठ गई थी। जीजू एक ऐसी बात कर गए थे जिसके बाद हम दोनों बहनें काफ़ी देर तक खामोश रहीं, और फिर मेरी बहन मेरा हाथ थामते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं और मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात शेयर नहीं की। बस मैं थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि तुम जानती हो हमारे खानदान में इस बात को कितना गलत समझा जाता है। तुम्हें याद है ना, बुआ जी की बेटी के साथ घर वालों ने कितना बुरा सलूक किया था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो। तुम्हारे जीजू को मैंने बहुत समझाया था कि कभी भी अपने मुंह से यह बात मत निकालना, मगर कहते हैं ना, कुछ मर्दों की फितरत में ही बेवजह की बातें करना शामिल होता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। उनके चेहरे को काफ़ी देर तक देखने के बाद मैंने उनके गाल पर अपना हाथ रखा और उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया। एक औरत का हक होता है कि वह अपने पसंदीदा मर्द से शादी करे।
मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं कहती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूंगी कि अपने कदम फूंक फूंक कर रखें। कौन कैसा है, इस दुनिया में हमें कुछ नहीं मालूम। मुंह पर अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। इसलिए आंखें खुली रखें और होशियार रहें। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने मुझे हैरानी से देखा था, जबकि मैं उसे बातों में उलझा चुकी थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। करीब 2 घंटे हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ लाउंज में ही बातें करती रहीं। बार बार मुझे अपने वजूद पर आंखों की तपिश महसूस हो रही थी, जिसे मैं लगातार झटकती जा रही थी। मगर अब मुझे वाजह तौर पर ऐसा लग रहा था जैसे वाकई मुझे कोई देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो जीजू ही दरवाजे के पार से झांक कर मुझे देख रहे थे। मैंने अफसोस से सिर हिलाया था। उसी पल मेरी बहन मुझे देखते हुए बोली, चलो, रात बहुत हो चुकी है, तुम गेस्ट रूम में आराम करो, मैं भी सोने जाती हूँ। पता नहीं तुम्हारे जीजू सोए हैं या नहीं। जैसे ही वह बोलकर खड़ी हुई तो झट उनके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। मुझे ऐसे इंसान से नफरत महसूस हो रही थी और अब तो डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं उसी के घर में थी और रात वहीं गुजारने का इरादा रखती थी। दीदी मुझे गेस्ट रूम में ले आई थी। तमाम सहूलतें वहां मौजूद थीं। इसके बावजूद उन्होंने मुझे देखे बिना चेतावनी की थी, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मेरा दरवाज़ा खटखटा देना। अगर दरवाज़ा खटखटाने में शर्म आए तो बस एक बेल दे देना, मैं फ़ौरन बाहर आ जाऊंगी। तो तुम्हें बिल्कुल भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वह मुझे दिलासा देकर खड़ी हुईं तो मैंने थैंक यू कहा और अंदर चली गई। कमरे में आकर मैंने सारी खिड़कियों को अच्छे तरीके से बंद किया, वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद किया, क्योंकि एक बड़ा रोशनदान वॉशरूम में खुला हुआ था। और अब आखिर में कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके मैंने सुकून का सांस लिया था। मैं किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मेरी एक कोताही मेरी बहन का घर बर्बाद कर सकती थी, और मैं ऐसी कोई गलती करके अपनी जिंदगी को नहीं उजाड़ना चाहती थी। मैं जाकर सीधे बिस्तर पर लेट गई और कंबल सीने तक ओढ़ लिया। कब मैं गहरी नींद में गई मुझे कुछ पता नहीं चला। मगर कहते हैं ना, कितनी भी एहतियात कर लो, अगर बुरा वक्त शुरू हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी देर और गुजरी थी जब मुझे अपने वजूद पर किसी का भारी हाथ महसूस होने लगा था। मुझे लगा कि मैं सपने में हूँ, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। मगर अब मुझे वही हाथ अपनी गर्दन पर सरकता हुआ महसूस हो रहा था। अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने फौरन ही उस हाथ को झपटने वाले अंदाज में पकड़ लिया और झट से मेरी आंख खुल गई। लेकिन जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसा मंजर भी देखूंगी, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे जीजू ही खड़े हुए थे। उनकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी, चेहरा जज्बात से लाल हो रहा था। मैं फौरन खड़ी हो गई और बिना सोचे समझे मैंने उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उनका गिरेबान पकड़ते हुए मैं गुस्से में बोली, इस गलती की मैं किसी कीमत पर भी आपको माफ़ी नहीं दूंगी। मुझे आपकी ये गंदी नज़रें पहले ही महसूस हो चुकी थीं। याद रखना जीजू, अगर मैंने कोई कदम उठाया तो आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। आप अभी मुझे जानते नहीं हैं। मेरी बात सुनकर अचानक ही उन्होंने मेरे दोनों बाजू मजबूती से पकड़ लिए और अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते हुए गुस्से से गरज कर बोले, तुम समझती क्या हो खुद को? कहीं की हूर परी हो या कोई अप्सरा? तुमने मुझ पर हाथ उठाया प्रिया, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे साथ तो मैं वह करूंगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। ऐसा बदला लूंगा कि तुम सारी जिंदगी अपने इस खूबसूरत चेहरे को देख नहीं पाओगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा था जब वे दंदनाते हुए कमरे से चले गए थे। मुझे अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अगर उन्होंने कोई गलती करने की जुर्रत की थी तो मैं उन्हें पकड़कर लताड़ सकती थी, दीदी से उनकी शिकायत कर सकती थी, लेकिन मुझे उन्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मेरा केस अब वीक हो गया था। अगर यह शख्स दीदी से कोई उल्टी सीधी बात कर देता तो हम दोनों बहनें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जातीं। वह रात काटना मेरे लिए अजाब हो गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था और कई बार तो मैं आंसू बहाते हुए रोई थी। मुझे अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मैं यहाँ रुकी ही क्यों। भले सब बोल रहे थे, इसके बावजूद मैं यहाँ से चली जाती तो ज़्यादा बेहतर था। मुझे अब हर चीज़ में अपनी ही गलती नज़र आ रही थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज रोशन हुआ, मैंने फौरन अपना सामान समेट लिया था और बाहर आ गई थी।
मेरी दीदी ही अपने सास ससुर के लिए नाश्ता बनाकर टेबल सजा रही थी। मुझे देखते ही उसने गुड मॉर्निंग कहा था, जबकि मैं उसकी सास को नमस्ते करके बैठ गई थी। नाश्ता खामोशी से किया गया था। मैंने बातों बातों में जीजू का पूछ ही लिया था, क्योंकि मुझे बेहद परेशानी हो रही थी। दीदी ने एक नज़र मुझे देखा था और फिर बड़े परेशान लहजे में बोली थी, पता नहीं क्या हो गया, सुबह जब उठे तो बहुत गुस्से में थे। मैंने वजह पूछी तो मुझ पर दहाड़ने लगे और फिर ऑफिस का बैग उठाकर ऑफिस के लिए रवाना हो गए। पता नहीं रात ही रात उन्हें क्या हो गया। खैर, आएंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी। अब तुम बताओ, आगे का क्या प्लान है? उनकी बात सुनकर मैं चुप रही थी और फिर सिर झटक कर बोली थी, कोई प्लान नहीं है। मैं अब सीधा ऑफिस जाऊंगी। मैंने छुट्टी नहीं ली है, बस इतना कह दिया था कि थोड़ा लेट हो जाऊंगी। दरअसल आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसे डीले करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। दीदी एक बार फिर जिद करने लगी थी कि आज दिन भर तो रुक जाओ, फिर रात को चली जाना। मगर मैंने मना कर दिया था। वैसे भी रात को जो हो चुका था, उसके बाद तो यही बेहतर था कि मैं अपने घर ही चली जाती। दीदी और उनकी सास से मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई थी। दीदी की सास एक बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्होंने कभी भी दीदी को बहू नहीं समझा था, बल्कि हमेशा बेटी की तरह सीने से लगा कर रखा था। और घरवालों को इससे और क्या चाहिए होता है कि उनकी बेटी को समझा जाए, उनकी बेटी का ख्याल रखा जाए। वे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। ऑफिस में भी पूरा दिन रोज के मुताबिक गुजरा था। मीटिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो चुकी थी, मगर मेरे दिमाग में हर वक्त यही सवाल रहता था कि न जाने वह शख्स मेरे साथ क्या बदला लेगा, आखिर वह मेरे साथ क्या करेगा। रास्ते में भी मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थीं। घर पहुंचने के बाद मम्मी ने मुझसे दीदी के घर के बारे में पूछा, तो मैंने उनसे भी सरसरी बात की थी, क्योंकि जब जब मैं दीदी के घर के बारे में सोच रही थी तो मुझे वही थप्पड़ याद आ जाता था और उनकी धमकी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह उस वक़्त जितने गुस्से में थे, उन्हें देखते ही मैं भांप चुकी थी कि यह शख्स कुछ भी कर जाएगा। वक़्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इस वाक़ये को पूरा 1 हफ्ता बीत गया था, मगर दीदी की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं था जिससे मैं घबरा जाती। उन्होंने अगले दिन ही मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि तुम्हारे जीजू का मूड अब बेहतर हो गया है। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया था, मगर अब तो वह मुझसे बहुत मोहब्बत जता रहे हैं। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुई थी कि यह शख्स शायद सुधर गया है, मगर फिर मैंने यही सोचा कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। यह शख्स कभी नहीं सुधर सकता। गंदी निगाहों वाला शख्स न कभी अपनी निगाहें झुका सकता है और न ही खुद को बदल सकता है। काफ़ी देर तक मैं जीजू के बारे में ही सोचती रही थी और फिर अपना सिर झटककर काम करने लगी थी। वक़्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था और मैं इस बात को अब बिल्कुल ही भुला चुकी थी। तकरीबन 1 हफ्ते बाद दीदी अपने पति के साथ हमारे घर रहने के लिए आई थी। उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। मम्मी ने भी उसे ढेरों ढेर प्यार किया था और उसे अपने सीने से लगा लिया था। एक माँ के लिए यह लम्हा बहुत मुश्किल वाला होता है। सारी जिंदगी अपनी बेटी को सीने से लगाकर रखा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े होने के बाद उसे किसी और के हवाले कर दिया। और वही बेटी जो सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ रहती थी, उसकी इजाज़त के बिना घर से कदम बाहर नहीं निकालती थी, अब उसी से मुलाकात करने के लिए किसी पराये मर्द से इजाज़त लेती है। यह सब बातें जैसे ही मेरे जहन में आईं तो मेरी आंखें नम हो गई थीं, मगर फिर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे थे। मैं यही समझी थी कि यह दीदी को छोड़कर चले जाएंगे, मगर उनका इरादा मुझे जाने का नहीं लग रहा था। उनकी शक्ल देखते ही मुझे एक बार फिर वही पूरा किस्सा याद आने लगा था। दिल की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी, आंखों में नमी आने लगी थी और हाथ पांव भी कांपना शुरू हो चुके थे। खाना मम्मी और मैंने दोनों ने मिलकर बनाया था। इस दौरान पापा के साथ दीदी बैठकर गप्पे लड़ा रही थीं। आज वह वाकई बहुत दिनों बाद आई थी, इसलिए घर में यकायक शोर शराबा हो गया था। वैसे भी दीदी जब शादी करके नहीं गई थी तो वहीं घर में रौनक लगाती थी। हाँ, कहने को मैं छोटी थी, घर भर की लाडली थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खामोश तबीयत की थी। स्कूल में भी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। मैं ज्यादातर अपनी दिल की बातें अपने तक ही रखती थी या फिर अपनी बड़ी बहन को बता दिया करती थी। हम दोनों बहनें बहनें ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थीं। अभी मैं खाना बनाकर फ्री ही हुई थी जब अचानक जीजू किचन में आ गए थे।
उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से घबरा चुकी थी और अपने कदम भी पीछे ले लिए थे, जबकि वह मुझे क्रॉस करके मम्मी के पास चले गए थे और अब उनसे बातें बनाने लगे थे। मगर मुझे स्पष्ट रूप से उनकी नज़रों की तपिश अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। मम्मी पता नहीं क्या कुछ बोल रही थीं और जीजू का जवाब हाँ में ही था, क्योंकि मैं जानती थी कि उनकी नज़रें मुझ पर हैं और इस घटिया शख्स की यही आदत मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। दीदी के सामने भी वह बस मुझे ही घूरता रहता था। कई बार तो मुझे गुस्सा भी आता था कि ऐसी भी मुझ में क्या खूबसूरती है जो यह शख्स इतना मरा जा रहा है। पसंद की शादी करने के बाद तो इंसान नज़र उठाकर भी इधर उधर नहीं देखता, मगर यह तो हर वक्त मेरी तरफ ही निगाहें गड़ाए रखता है। और उस दिन का वाकया जब भी याद करती थी, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती थी। और अभी भी मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा डरी हुई और परेशान थी। खाना खाने के बाद पापा मम्मी अपने कमरे में चले गए थे, दीदी अपने पति के साथ अपने कमरे में चली गई थी और मैं भी आराम करने अपने कमरे में आ गई थी। मुझे ऑफिस का थोड़ा काम करना था, इसीलिए मैं लैपटॉप लेकर बैठ गई थी। तकरीबन 2 घंटे में मैंने ऑफिस का काम पूरा किया था और अब मेरा इरादा सोने का था। मगर आदत से मजबूर सोने से पहले मैं हमेशा एक गिलास ठंडे पानी का अपने हलक में ज़रूर उतारती थी और अब मुझे शदीद प्यास भी लग रही थी। मगर फिर मेरे दिमाग में यकदम यही ख्याल आया कि जीजू बाहर होंगे। रात देर तक वह हमारे घर में बैठकर टीवी देखते थे। मैंने अपना ख्याल झटक दिया था और कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके मैं अब लेट गई थी। हाँ, वह घर उनका था, इसीलिए वह दरवाज़ा खोलकर आराम से अंदर आ सकते थे। लेकिन यह घर मेरा था, इसकी डुप्लीकेट चाबी और ओरिजिनल चाबी दोनों मेरे पास थी। मैंने किसी को भी अपने कमरे की चाबियां नहीं दी थीं। मेरे कमरे में बहुत ज़रूरी सामान होता था और मैं मम्मी को भी कमरे के अंदर नहीं आने देती थी। इसीलिए मुझे इस बात का तो बिल्कुल भी डर नहीं था कि वह डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। मगर आज ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आज उनका इरादा कुछ और था। मैं गहरी नींद में जा चुकी थी, मगर कहते हैं ना, जब प्यास की शिद्दत हो तो इंसान गहरे सदमे से भी बाहर आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्यास की तड़प से मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई थी। काफ़ी देर तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था कि मुझे हुआ क्या है। मगर जैसे जैसे मेरा दिमाग बेदार होने लगा तो मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाना शुरू कर दी थीं। साइड टेबल को गौर से देखा तो वहां पर जग ज़रूर था, लेकिन खाली। 2-4 बोतलें मेरी सोफे पर भी पड़ी होती थीं, मगर वे भी खाली थीं। मैंने अब इरादा बाहर जाने का कर लिया था, मगर बाहर से जीजू की लगातार अब आवाज़ें आ रही थीं, जिसका मतलब था कि वह बाहर आ चुके हैं और अब टीवी देख रहे हैं। कई बार मम्मी ने उन्हें टोका तो वह यह कहते थे कि मुझे आपके घर पर नींद नहीं आती, बेहद बेसुकूनी होती है, क्योंकि जगह तब्दील हो गई है, इसी वजह से मैं टाइम पास करने के लिए टीवी देख लेता हूँ। अगर आप लोगों को ऐतराज़ है तो मैं नहीं देखूंगा। वह एक नाराज़ दामाद की तरह बोले तो मम्मी फौरन पिघल गई थीं और नहीं नहीं करते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी थीं, जबकि वह तो फौरन ही मम्मी के आगे पीछे हो गए थे। उन्होंने अपनी इन चापलूसी हरकतों से ही मेरी बहन और मेरे माँ बाप को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था, और यही आदत मुझे इस शख्स की हमेशा से बुरी लगती आई थी। और यह बात मैंने मम्मी से बोली भी थी, मगर वह मुझे हमेशा यह बोलकर झिड़क देती कि बेटी, इस तरह नहीं कहते, वह तुम्हारी बहन का पति है। अगर हमने उसकी खिदमत नहीं की, उसके साथ साथ नहीं रहे तो वह नाराज़ हो जाएगा, और अगर कोई दामाद नाराज़ हो जाए तो सास ससुर का हाल बेहाल हो जाता है। और मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसकी वजह से तुम्हारे पापा का ब्लड प्रेशर हाई हो। वरना पापा या मम्मी में से कोई एक भी उन्हें टोक देता कि रात के वक्त बाहर न बैठा करो, तो उनकी जुर्रत नहीं थी। मगर हमेशा की तरह बेकार की बात को अपनाते हुए उन्होंने वही किया था जो उनका मन करता था। लेकिन प्यास इतनी शिद्दत से लग रही थी कि मैं अब मचल उठी थी। मैंने इरादा बना लिया था कि मैं अब पानी पीकर ही आऊंगी। आखिर मैं कितना इंतजार कर सकती थी। प्यास की शिद्दत से मेरा गला अब सूख चुका था। मैंने गहरी सांस हवा में छोड़ी थी और कमरे से बाहर आने लगी थी, मगर जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो एकदम मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी। मैंने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। घर में अब कोई नहीं था। सब अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। वही शख्स टीवी लाउंज में बैठा हुआ था। अगर उसने कोई गलत हरकत कर दी या फिर कोई गलत बात कही तो मैं किस तरह बात को संभालूंगी।
ये मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा सकता है। अंधेरा हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। मैंने अपने दिल को ही समझा दिया था कि थोड़ा बहुत सब्र कर लो, और खुद को पुरसुकून करके मैं अपने कमरे में वापस लेटकर सो गई थी। लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी ही थी। जिनको बुरा करना होता है वे रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे तो दिन के उजाले में ही अगले की जिंदगी को उजाड़ देते हैं। अगली सुबह सवेरे मैं ही जागी थी, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही ऑफिस के लिए निकलना था। मम्मी अपने कमरे में ही मौजूद थीं। मेरी शुरू से ही आदत थी कि स्कूल के टाइम पर भी मैं मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करती थी, बल्कि अपना नाश्ता खुद ही बनाकर चली जाती थी। आज भी मैं रूटीन के मुताबिक किचन में आई थी। चूल्हे पर पतीली रखकर पानी डाल दिया था और अब गैस जलाने के लिए लाइटर तलाश कर रही थी। काफ़ी देर तक लाइटर तलाश करने के बाद भी मुझे नहीं मिला था। फिर मैंने अपना सिर झटककर माचिस का डिब्बा ही निकाल लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने तीली जलाई, उसी वक्त एक जोरदार किस्म का धमाका हुआ था और मेरा दम वहीं निकल गया था। चूल्हे से आग का शोला भड़का था। मैंने फौरन अपने कदम पीछे लिए थे, चेहरे पर हाथ रखकर खुद को बचाने की कोशिश की थी, मगर आज मेरी किस्मत में जिंदगी बर्बाद होनी लिखी हुई थी। आग का शोला इतनी तेजी से भड़का था कि आग मेरे दुपट्टे में लग गई थी। मैंने खुद को बचाने के लिए जैसे ही दुपट्टा दूर फेंका, उसी दुपट्टे की आग ने मेरी कमीज में भी आग पकड़ ली थी। मैं दर्द से तड़पकर चीखी थी। धमाके की आवाज से सभी बाहर आ गए थे और मुझे इस हाल में देख फौरन ही दीदी सब भूलकर आगे बढ़ी थी और फौरन मुझ पर अपना दुपट्टा डाल दिया था, जिसकी वजह से आग बुझ गई थी। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। मैं वहीं बैठ गई थी और सिसकियों से रोने लगी थी, क्योंकि मेरा चेहरा झुलस गया था। एक हिस्सा काफ़ी असरअंदाज हुआ था। मम्मी, पापा, जीजू, दीदी फौरन मुझे अस्पताल लेकर भागे थे। शुक्र था कि हम पहुंच आए थे और मेरा इलाज कर दिया गया था, मगर एक हिस्सा काफ़ी प्रभावित हो गया था। उन्होंने एक ट्यूब दी थी और कहा था कि वक्त पर लगाई जाए तो यह दाग भी चला जाएगा। मैंने अपना ट्रीटमेंट बड़े पैमाने पर करवाया था, क्योंकि मैं अपने चेहरे के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती थी। आगे मेरी पूरी एक लाइफ थी जिसे मुझे गुजारनी थी। अगर मैं एक दाग के साथ जिंदगी गुजारती तो सारी जिंदगी के लिए रुकावट बन जाता। सब हैरान थे कि यह अचानक कैसे हो गया। गैस तो मम्मी रात को ही बंद कर देती हैं, फिर यह हरकत किसने की? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी छिपा नहीं रह पातीं। मुझे न जाने क्यों जीजू पर शक हो रहा था। एक रोज़ हमारे घर में चोरी हो गई थी। उसके बाद सब बहुत घबरा गए थे और मैंने बहुत खुफिया अंदाज में घर के अंदर चंद कैमरे लगाए थे। एक कैमरा किचन के सामने, दूसरा ड्राइंग रूम में और तीसरा मम्मी पापा के कमरे की तरफ। अगर कोई हमारे घर में आता है तो उसका चेहरा कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। 10 दिन तक तो मैंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मैं खुद अपनी तकलीफ में घिरी हुई थी। लेकिन 10 दिन बाद मैंने पूरे घर को इस बात से आगाह कर दिया था कि हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मदद से अब हम उस शख्स को पकड़ सकते हैं जिसने यह हरकत की है। मम्मी तो फौरन बोली थी कि हाँ, देखो तो आखिर कौन था वह। मम्मी का कहना था कि काम वाली बाई ने यह हरकत की है, जबकि दीदी बोल रही थी कि हो सकता है वॉचमैन अपने लिए चाय बनाने आया हो। मगर हमारा वॉचमैन घर के अंदर नहीं आता था, वह दरवाजे के पास ही खड़ा होता था। काम वाली बाई पर हम शक कर सकते थे, लेकिन मेरा शक सिर्फ एक शख्स पर था, और वह था सिर्फ जीजू। उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था। मैंने जैसे ही कैमरे की वीडियो प्ले की और जो मंजर आंखों के सामने आया, उसको देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने मुस्कुराकर भगवान का शुक्र अदा किया था कि उस शख्स का घिनौना चेहरा सामने आ गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रात के 4 बजे वह टीवी लाउंज से उठकर अपने कमरे में गए थे। तकरीबन 5 मिनट बाद वह दोबारा बाहर आए थे और फिर उन्होंने अपना रुख किचन की तरफ किया था। चारों तरफ वह इस तरह देख रहे थे जैसे वह कोई चोरी करने जा रहे हों, और फिर उन्होंने योजना के मुताबिक गैस के दोनों बर्नर ऑन कर दिए थे और कमरे में चले गए थे। यह बात तो सबको ही मालूम थी कि सुबह सवेरे मैं ही जागती हूँ, और खाने की टेबल पर भी इस बात का जिक्र हुआ था कि नाश्ते की किसी को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, नाश्ता मैं बनाकर जाऊंगी। और फिर मैं चुप नहीं रही थी। मैंने सबके सामने उनके तमाम करतूतों से पर्दा हटा दिया था कि उस रात हमारे घर में क्या हुआ था। जबकि दीदी तो ऐसी हो गई थीं जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, और फिर जो खुलासा उन्होंने हम सबके सामने किया, उसे सुनकर हम भी दंग रह गए थे।
वह कहने लगीं कि इस शख्स ने अपनी हवस की खातिर मेरा बच्चा तक मार दिया है। शादी के 3 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई थी, मगर इसने यह बोलकर मुझसे खामोशी से अबॉर्शन करवा लिया कि अभी हम बच्चा नहीं लेंगे, तुम्हारी खूबसूरती खराब हो जाएगी और मैं भी अभी बाप नहीं बनना चाहता। यानी इसके पीछे यह मकसद था। और फिर दीदी खामोश नहीं रही थीं, वह बचपन से ही मुझसे बहुत अटैच थीं। जो बहन अपनी बहन के लिए जान देने को तैयार हो जाए, वह भला एक शख्स को छोड़ते हुए क्यों सोचेगी। उन्होंने अगले ही दिन डाइवोर्स का केस दायर कर दिया था। मम्मी पापा ने कहा कि एक दफ़ा माफ़ कर देते हैं, मगर दीदी ने कहा कि एक दफ़ा माफ़ी देना मतलब दोबारा मौका देने के बराबर है। उन्होंने फिर लाख विरोध किया, हमारे घर के सामने एड़ियाँ रगड़ीं, मगर न दीदी ने उन्हें माफ़ किया था और न मैंने। अब हम दीदी के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी शादी एक अच्छे घर में कर सकें, क्योंकि इंसान एक दफ़ा धोखा खाकर दूसरी दफ़ा खुद को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और बेशक किस्मत ऊपर वाला जोड़ता है, और कब किसका नसीब किसी अच्छे शख्स से जुड़ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।